हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें अभी तक कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। हमारे आज के लेक्चर का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा और इस टॉपिक में हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है एक एक्टिविटी की मदद से। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं इस एक्टिविटी की मदद से। अब इस एक्टिविटी के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, पहला आयरन नेल और दूसरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल यानी कि लोहे की कील, जिसका कलर सिल्वर ग्रे होता है। और अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, तो आप देख सकते हैं इसका कलर ब्लू है। इस एक्टिविटी में जब हमने आयरन नेल को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो हमें इनके कलर्स में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कलर इनिशियली ब्लू था, वो धीरे धीरे फेड होने लग गया, यानी कि ब्लू कलर हल्का होने लग गया और चेंज हो गया ग्रीन कलर में। और अगर मैं बात करूं आयरन नेल की, तो इसका सिल्वर ग्रे कलर चेंज हो गया ब्राउनिश कलर में। बट ऐसा क्यों हुआ? इन दोनों के कलर में चेंजेस क्यों आए? चलिए समझते हैं इस केमिकल इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन के बाद हमें मिलता है आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं, तो रिएक्टेंट्स में जो कॉपर सल्फेट है, उसमें जो कॉपर आयंस है वो अच्छे से बॉन्डेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं सल्फेट आयंस के साथ। लेकिन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट है उसमें आयरन बॉन्डेड है सल्फेट आयंस के साथ। इसका मतलब आयरन ने डिस्प्लेस किया है कॉपर को और खुद बॉन्ड हो गया है सल्फेट आयंस के साथ, जिसके बाद बना है आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4. The iron nail turns brownish due to the deposition of copper metal on it, and the blue color of copper sulfate fades as it changes to iron sulfate, that is green. And iron displaces copper from copper sulfate. अब जो आयरन नेल है वो ब्राउन इसीलिए हो गया है क्योंकि जो कॉपर मेटल है वो डिपॉजिट हो गया है आयरन नेल के ऊपर, और कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था, धीरे धीरे उसका कलर फेड हो गया, यानी कि हल्का हो गया, और वो चेंज हो गया ग्रीन कलर में ड्यू टू आयरन सल्फेट। अब इस रिएक्शन के दौरान जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और बन गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। बट अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिएक्शन में आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस क्यों किया? अब इस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बुक में चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में गिवन है। ये एक ऐसी सीरीज है जो हमें बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। यानी कि सीरीज में कुछ मेटल्स हैं जो अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। अब ये रिएक्टिविटी क्या होती है? जब कोई मेटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत इजीली बॉन्ड बना लेता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर कोई मेटल किसी एलिमेंट के साथ बहुत स्लोली बॉन्ड बनाता है या फिर इजीली रिएक्ट नहीं करता, तो वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं वो अरेंज्ड हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी, यानी कि इस सीरीज में जो मेटल्स हैं
वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट हैं। सो जैसा कि आप इस सीरीज में देख सकते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है गोल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सीरीज में मेटल्स हैं लेकिन हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, सो यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों मेंशन्ड है? हाइड्रोजन को एक रेफरेंस एलिमेंट की तरह यूज करा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, बट ऐसा क्यों करते हैं वो हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। बट अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली अरेंज करा गया है। अब चलिए वापस से हम इस रिएक्शन पे आते हैं। अब इस रिएक्शन में आयरन ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ। अब एक बार आयरन और कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी को देखते हैं इस सीरीज में। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर? जैसा कि आप देख सकते हैं इस सीरीज में आयरन पहले प्रेजेंट है और कॉपर बाद में प्रेजेंट है। सो इसका मतलब जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो इसीलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद बॉन्ड बना लेगा सल्फेट आयन के साथ, यानी कि बन जाएगा आयरन सल्फेट। सो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called a displacement reaction. Displacement reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से, जैसा कि इस रिएक्शन में हुआ। सो अभी तक हमने समझा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है जिंक को। अब जैसे ही हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा? चलिए एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। अब इस सीरीज में आप देख सकते हैं जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो इस रिएक्शन में जो जिंक है वो डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और बन जाएगा जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4। अब यहाँ पर कलर की हम बात करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जैसा कि हमें पता है ब्लू होता है, लेकिन जैसे ही जिंक सल्फेट बनेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि जो जिंक सल्फेट है वो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें हमने लेड को रिएक्ट करा है CuCl2 के साथ, यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर जो लेड है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो जो लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसकी जगह से और बन जाएगा एक कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड क्लोराइड और साथ में रिलीज होगा कॉपर मेटल। सो आप इन रिएक्शन से समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ये सिंपली एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद करना जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और साथ ही इसके देखे डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।